हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, लास्ट टाइम अपना चैप्टर जो प्रतिशत था वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि प्रतिशत का पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग उसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले होंगे। अगर फिर भी कहीं क्वेश्चन में, कहीं टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। साथ में अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें आप मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप वहां भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं मैथ्स का एक और टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्याज। देखिए दोस्तों, ब्याज के बारे में अपन पढ़े। ब्याज सिंपली अपन बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो ब्याज होता है उसे अपन साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ब्याज होता है वो है अपना चक्रवृद्धि ब्याज या इसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि दोस्तों ब्याज क्या होता है। अब ब्याज की परिभाषा तो जैसे बेसिकली आप जानते हैं कि ब्याज ये होता है, भाई साहब आपने किसी से पैसे दिए या उधार लिए, है ना, ये जो लेन देन किया तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राशि आपने दी, है ना, वही आपका क्या हो जाता है, ब्याज। तो आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों कि ब्याज क्या है कि आप कोई राशि उधार दी। जैसे मान लो कि आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 1000। और 1000 रुपए उधार देने के बाद वो रिटर्न में आपको मान लेते हैं कि 1200 रुपए दिया। आपने दिए 1000 रुपए और रिटर्न में आपसे वो कितना दिया? 1200। तो बताओ कितनी राशि, अतिरिक्त राशि का लेन देन हुआ? वो हुआ 200 रुपए की। तो इस 200 रुपए को आप क्या कहेंगे? ब्याज। बात समझ में आ गई। अब जो ब्याज की कैलकुलेशन है वो दो रूप में की जाती है। पहली साधारण ब्याज और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, एक एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे और बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करूंगा कि ब्याज में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे करवाऊं, लेकिन इसके साथ साथ आपको साथ में और अदर क्वेश्चंस आपको सोल्व करते रहना है। अगर प्रॉब्लम्स आए तो आप क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं और कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम आई तो वो बात भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, देखो नाम से पता चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर परिभाषा पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100 रुपए। और वो 1 वर्ष बाद, ये मेरी राशि है, 1 वर्ष बाद अगर इस 100 रुपए पर किसी दर से 10 रुपए ब्याज मिलते हैं तो मेरी राशि कितनी हो जाएगी? 110। मतलब क्या हुआ? मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए और 1 वर्ष बाद किसी दर से 10 रुपए अपने को ब्याज का मिलता है, तो 100 और 10 कितने हो गए? 110। तो 1 वर्ष बाद मेरी राशि 110 हो जाती है। अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं तो देखो, बात अपन साधारण ब्याज की कर रहे हैं और साधारण ब्याज में अपन जानते हैं कि ब्याज केवल और केवल कौन सी राशि पे मिलेगा? मूलधन पे। मूलधन का मतलब हो गया कि जो राशि आपने उधार दी है, ठीक है। तो आप दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो ब्याज यहां पर कितने पे लगेगा? 100 रुपए पे, क्योंकि आप साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगाते हैं। तो 100 रुपए पे मिला तो 100 रुपए पर भी दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिलेगा भाई? 10 रुपए। तो देखिए, पहले 110 हो गई थी, अब 10 मिलाकर कितनी हो गई? 120। ऐसे ही आप तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो तीसरे वर्ष भी ब्याज किस पे लगेगा भाई? 100 पे। और 100 पे लगेगा तो वही ब्याज के 10 रुपए आपको मिलेंगे और आपकी राशि कितनी हो जानी है? 130 रुपए। अगर ऐसे आप चौथे वर्ष की बात करेंगे तो ब्याज किस पे मिलेगा? 100 पे मिलेगा। और चौथे वर्ष या 4 वर्ष बाद भी आपको यहां पर चौथे वर्ष भी 10 रुपए ब्याज के मिलेंगे और आपकी राशि कितनी हो जाएगी? 140। तो ब्याज की ये जो प्रक्रिया है वो आपकी कौन सा ब्याज कहलाती है? साधारण ब्याज। अब सिंपली इसकी परिभाषा की बात कर ले तो अपन इतना कहेंगे कि ब्याज की वह प्रक्रिया जो केवल मूलधन पर संपन्न होती है। इस चीज को ध्यान रखना भाई साहब कि ब्याज की वह प्रक्रिया जो केवल मूलधन पर संपन्न होती है, मतलब केवल मूलधन पर आपको ब्याज मिलेगा, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साधारण ब्याज, ठीक है। अब यही बात अपन चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए और 1 वर्ष बाद
मेरे को ब्याज के 10 रुपए मिले, तो मेरी राशि कितनी हो जाएगी? 110 रुपए। यहां तक तो सिंपली बात है, लेकिन यहां पर अपन बात किसकी कर रहे हैं? चक्रवर्ती ब्याज की। और चक्रवर्ती ब्याज में अपन कहते हैं कि ब्याज जो लगता है वो मूलधन के साथ साथ उस पे मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मतलब सीधी सी बात है, ब्याज पर ब्याज लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चक्रवर्ती ब्याज। तो यहां पर यदि अपन दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष में देखो मूलधन 100 रुपए तो है ही, साथ में आपका कितने रुपए ब्याज और आ गया? 10। तो टोटल राशि कितनी हो गई भाई? 110। अब आपको ब्याज 110 पर मिलेगा, तो दूसरे वर्ष लगभग मैं मान लेता हूं कि 11 रुपए ब्याज मिलेगा, क्योंकि 100 पर 10 है तो 100 से ज्यादा 110 हो रहा है, तो ब्याज इससे बढ़ेगा ही। तो मैंने अप्रोक्स माना है, लगभग माना है, कितने रुपए ब्याज? 11 रुपए। तो 110 तो ये हो गया, अब 11 ये, टोटल राशि कितनी हो गई? 121 रुपए। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की, तो तीसरे वर्ष ब्याज किस पर लगेगा भाई? देखो 100 पर लगेगा, 10 पर लगेगा, फिर 11 पर लगेगा, मतलब टोटल कितना हो गया? 121। तो 121 पर अगर तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो लगभग मान लेता हूं कि 12.1 रुपए ब्याज का मिलेगा, और आपकी राशि कितनी हो जाएगी? 133.1। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है भाई साहब? चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज में कहेंगे कि ब्याज की वह प्रक्रिया जो मूलधन के साथ साथ उसके ब्याज पर भी संपन्न होती है। ब्याज की वह प्रक्रिया जो मूलधन के साथ साथ उसके ब्याज पर भी संपन्न होती है, ऐसे ब्याज को अपन क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया कि साधारण ब्याज में ब्याज केवल मूलधन पे लगता है, और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन के साथ साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो दोस्तों दोनों का कंपैरिजन आपको समझ में आ गया है। अब अपन बात करेंगे साधारण ब्याज की। दोस्तों अब इस पर ना थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, एक बात और समझते हैं इसमें। देखिए मैंने यहां पर दो एग्जांपल से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताया। इसमें देखो एक चीज और आप समझिए कि अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या हो रहा है? सम्मान हो रहा है। इसका कारण केवल क्या है कि यहां पर क्या मिल रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो सम्मान मूलधन पर ब्याज लग रहा है। किस पे लग रहा है? सम्मान मूलधन पे। मतलब 100 रुपए पर चारों स्थितियों में ब्याज लग रहा है, तो हर बार 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए और 10 रुपए ही ब्याज के मिल रहे हैं। तो साधारण ब्याज में एक बात अपन और कहेंगे कि ब्याज, साधारण ब्याज में जो हर वर्ष का ब्याज है वो क्या होता है? सम्मान। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज सम्मान होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है? केवल मूलधन पे। लेकिन यहां पर बात करें चक्रवर्ती ब्याज में तो देखिए पहले वर्ष आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, फिर 11 रुपए, फिर 12.1 रुपए, फिर आगे कुछ चेंज होगा। तो हर वर्ष यहां पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां पर हर वर्ष क्या हो रहा है? चेंज। इसका कारण केवल इतना सा है कि यहां पर जो ब्याज मूलधन है वो 100 है, फिर मूलधन बढ़ गया 110, फिर मूलधन बढ़ गया कितना? 121। तो जैसे जैसे मूलधन चेंज हो रहा है वैसे वैसे चक्रवर्ती ब्याज हर एक वर्ष में क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर दो बातें आपको देखनी है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज सम्मान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में हर वर्ष का ब्याज सम्मान नहीं होता। प्रत्येक आगे वाले वर्षों में पिछले वर्ष से ब्याज बढ़ता हुआ मिलता है। लेकिन एक छोटी सी बात और देखिए कि यहां मैं साधारण ब्याज में पहले वर्ष की बात कर रहा हूं, तो साधारण ब्याज में 100 रुपए मूलधन है, ब्याज 10 रुपए है, मिश्रधन कितना बन रहा है? 110। और चक्रवर्ती ब्याज में बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज में देखो 100 रुपए मूलधन है, इसमें भी ब्याज 10 रुपए है, और मिश्रधन कितना बन रहा है? 110। तो इन दोनों कंडीशन से आपको यह देखने को मिला कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज प्रथम वर्ष के लिए क्या होता है? सम्मान। क्योंकि प्रथम वर्ष दोनों ही स्थितियों में ब्याज केवल मूलधन पे मिलता है। तो यहां पर भी 10 रुपए और यहां पर भी 10 रुपए। तो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ही समान होंगे यदि मूल राशि और ब्याज की दर जो है वो समान हो। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक अपने साधारण ब्याज की।
देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज जब आपने क्वेश्चन इसके देखे होंगे तो कुछ फैक्टर आपको मिले होंगे। उन फैक्टरों के बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है मूलधन। मूलधन जिसको इंग्लिश में अपन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, और साधारणतः इससे किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से। दूसरा जो फैक्टर आता है वो होता है दर। दर को इंग्लिश में कहेंगे अपन रेट, ठीक है, इसको सिंपली किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तीसरा जो फैक्टर आता है, तीसरा फैक्टर अपना है समय। समय को इंग्लिश में अपन कहेंगे टाइम, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? टी से। ऐसे ही चौथे फैक्टर के बारे में बात करें तो चौथा फैक्टर है मिश्रधन, जिसको इंग्लिश में अपन अमाउंट के नाम से जानते हैं, और इससे प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से। तो दोस्तों पहले अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है और कौन सी कंडीशन में कैसी इनकी चेंजिंग होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन मूलधन की बात करें। क्वेश्चन में मूलधन या मूल राशि आपको लिखी मिल सकती है। ये कौन सी राशि होती है कि जब आप किसी व्यक्ति को कुछ उधार दे या कुछ उधार ले, तो उधार दी जाने वाली या उधार ली जाने वाली राशि को अपन कौन सी राशि कहते हैं भाई? मूलधन। बात करते हैं सेकंड फैक्टर दर की, दर रेट, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, चाहे क्वेश्चन अपना साधारण ब्याज का हो, चाहे क्वेश्चन अपना चक्रवर्ती ब्याज का हो, ब्याज की दर हमेशा दो रूप में रहेगी। दो रूप में कौन कौन सी? पहला रूप तो दर का रहेगा वार्षिक, ठीक है, और दूसरा रहेगा प्रतिशत। जो ब्याज की दर है वो हमेशा ही दो रूप में रहेगी, पहली वार्षिक और बाद दूसरी प्रतिशत। अब वार्षिक का मतलब क्या है? देखो, वार्षिक का मतलब है एक वर्ष के लिए। किसके लिए भाई? एक वर्ष के लिए। और प्रतिशत का मतलब है कि 100 रुपए पर गणना। प्रतिशत का क्या मतलब निकल गया है भाई? 100 रुपए पर गणना। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लो आपको यह दे दिया कि 24% वार्षिक कोई दर है। क्वेश्चन में आपको दिया 24% वार्षिक दर, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब केवल इतना निकल के आया कि 100 रुपए पर जो ब्याज है वो 24 रुपए है। कितने रुपए है? 24 रुपए। लेकिन कब तक? एक वर्ष की समाप्ति, एक वर्ष की समाप्ति पर। बात समझ में आई कि 24% वार्षिक का मतलब हो गया 100 रुपए पर ब्याज 24 रुपए है। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में कई बार ऐसे लिखा होता है 24% साधारण ब्याज की दर, 24% चक्रवर्ती ब्याज की दर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे साधारण ब्याज की दर हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज की दर हो, उस दर का मतलब केवल इतना रहेगा कि अगर 24% वार्षिक है तो 100 रुपए पर ब्याज 24 रुपए, और यह भी कब? जब एक वर्ष आपका कंप्लीट हो। अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की दर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल यह हुआ कि अगर आपको यह कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर, तो मतलब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो साधारण ब्याज के ध्यान में रखते हुए करनी है। और अगर आपको कहे चक्रवर्ती ब्याज की दर, तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो चक्रवर्ती जो गणना है उसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज समझ में आई। इसके अलावा अगर व्यवहारिक जीवन में अपन देखें तो आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, ठीक है ना, इस प्रकार से ब्याज देते हैं। तो ये अपनी व्यवहारिक दर है, इसका अपने मैथमेटिक्स में कोई मतलब नहीं है। वास्तव में इसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। अगर 2 रुपए सैकड़ा कह रहा है ना, तो सैकड़े का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए। तो आप कह देंगे कि भाई साहब 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज है, लेकिन केवल कितने माह के लिए? 1 माह के लिए। ठीक है, 2 रुपए सैकड़े का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज है, कितने माह के लिए? 1 माह के लिए। लेकिन ये जो दर है वो केवल अपनी व्यवहारिक जीवन में काम में आती है। जैसे आपके पास भी पैसे होंगे तो बिल्कुल देने वाले ही है ना, तो वही बात अपन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको दर में बदलूं तो 1 महीने का ब्याज कितना रुपए? 2, तो 12 महीने का मतलब कितना हो गया? 1 महीने का 2 रुपए, तो 12 महीने का 24 रुपए। तो आप अगर दर में बदले तो आप इसको 24% वार्षिक दर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ब्याज की दर दोस्तों आपको समझ में आई होगी, और भी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं समय की। समय को किससे प्रेजेंट करते हैं भाई? टी से। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि साधारण ब्याज की जब भी गणना कर रहे हो, साधारण ब्याज की जब भी गणना कर रहे हो तो समय को हमेशा वर्ष में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? वर्ष में। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में समय आपको 4 रूप में दे सकता है। पहला वो कह सकता है डेट टू डेट, ठीक है। दूसरा वो कह सकता है डेज, दिन। तीसरा वो कह सकता है मंथ, और चौथा उसका जो रूप होगा वो क्या होगा? ईयर। तो इन 4 रूप में आपको दे सकता है समय, कि आपको कह दे कि डेट टू डेट, आपको कह दे 7 जनवरी 2020 को दिया और आपको चुकाना है 8 जनवरी 2020 या 8 फरवरी 2020 को, तो आप उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? दिन का मतलब हो गया, जैसे आपको कहा कि 75 दिन के लिए दे दिया, तो आप उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? फिर मंथ का रहा तो मंथ के लिए आप कह दिया कि 5 महीने के लिए आपको ब्याज दिया है, राशि उधार दी है, तो उसका आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? ऐसे ईयर की बात कर ले कि जैसे 2.5 वर्ष दे दिया, 3 वर्ष दे दिया, 5 वर्ष दे दिया। तो एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपन इन चारों स्थितियों को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डेट टू डेट की बात करें, जैसे मान लो आप लोगों को यह कहा कि वो 15 जनवरी 2016 को उधार देता है और चुकाने के लिए बोला वो 24 मार्च 2016। क्वेश्चन का आप मतलब ऐसा समझिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने 10,000 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 जनवरी 2016 को दी और उसको चुकाने के लिए कहा 24 मार्च 2016 को। तो दर आपके पास है, राशि आपके पास है, लेकिन समय किसमें है? डेट टू डेट में। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि आप डेट टू डेट को किस में बदलेंगे? वर्ष में। अब वर्ष में बदलने के लिए सबसे पहले यह तो पता होना चाहिए कि आपके पास कितना समय है। तो एक चीज यहां से ध्यान रखिए दोस्तों कि 15 जनवरी 2016 को आपने दिया और 24 मार्च 2016 को आपको चुकाना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जिस डेट को, जिस तारीख को राशि उधार दी जाती है उस तारीख का ब्याज नहीं मिलता। जैसे आज मैंने मान लो 10,000 रुपए किसी को दिए, अब मैं तो क्या दूंगा, आप ही दोगे कि 10,000 रुपए अगर आप मेरे को दिए तो आज की डेट का ब्याज मैं नहीं देने वाला, लेकिन अगर मैं 24 तारीख को चुकाता हूं तो 24 तारीख को चाहे सुबह 4 बजे चुका दूं, मेरे को 24 तारीख का ब्याज देना ही होगा। तो 15 तारीख का कभी भी ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन 24 तारीख का ब्याज कंफर्म लगेगा। तो सबसे पहले अपन काउंट करते हैं, गिनते हैं कि कितने दिन तक आपकी राशि उधार चली। तो दोस्तों 15 जनवरी को छोड़ो, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, और 31 में से 15 का नहीं मिला तो कितने बच गए? 16। तो 16 दिन तो जनवरी के हो गए। फिर बात करते हैं फरवरी का। तो आपने रीजनिंग की क्लास में पढ़ा होगा सुनील जी सर से, उन्होंने हमें से एक बात कही है कि फरवरी कभी 28 और कभी 29, और आप सब जानते हैं कि साधारण वर्ष में 28 और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो आपको पता ही है कि 2016 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष है तो यहां पर फरवरी कितने दिन की होगी भाई? 29 दिन की। तो जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, जनवरी, फरवरी और फिर क्या आएगा? मार्च। तो मार्च के कितने दिन हो गए? 24। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा? 40 और 50 और ये 15, 50 और 15, 65, 4, 69 डेज। अब देख लेना भाई, इतने हो रहे हैं ना कि देखो 2, 2, 4, 1, 5 और ये हो गया कितना? 15, 65 और 4, 69 दिन। तो आपको यहां पर कितने दिन तक ब्याज देना पड़ेगा? 69 दिन तक। लेकिन ये तो दिन में है और मैंने कहा कि समय किस में होना चाहिए भाई? वर्ष में। तो आप इस दिन को किस में बनाएंगे? वर्ष में। तो वर्ष में बनाने के लिए हम किसका भाग लगाएंगे? 365 का। तो ये आपका क्या बन जाएगा? वर्ष। अब एक बात और भी आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये तो लीप वर्ष था और इसमें दिन कितने होते हैं? 366।
और भाग आपने किसका लगाया 365 का। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, किसी भी दिन को अगर सीधा वर्ष में बनाएंगे तो ध्यान रखना भाग केवल 365 का ही लगेगा, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे वो आपका यह चाहे साधारण वर्ष हो, चाहे वो लीप वर्ष हो। तो दोस्तों यहां से दिन कितना बना, आपका समय कितना बना 69/365 वर्ष। अब आप इस वर्ष को क्वेश्चन में रख के आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दिन की। जैसे आपको सीधा ही कह दिया क्वेश्चन में कि मैं तो ब्याज 73 दिन के लिए दूंगा, तो 73 दिन को सीधा किस में बना दीजिए वर्ष में। तो यहां पर आप किसका भाग लगाएंगे 365 का, तो इसका वर्ष बन गया 365, 73/365 वर्ष। अब दोस्तों मंथ की बात करते हैं, तो आपको यह कहा कि नहीं 4 माह के लिए उधार देंगे, तो 4 माह के लिए अगर आपका राशि उधार दी गई है तो इस माह को किस में बनाएंगे वर्ष में। और आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो 4 में 12 का भाग लगाया तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और यहां से 1/3 वर्ष आप इसका आंसर बताएंगे। और अगर बात करें वर्ष की तो उसको तो चेंजिंग करना ही नहीं है, चाहे आपको 2.5 वर्ष दो चाहे 5 वर्ष दो, क्योंकि समय आपका किस में ऑलरेडी दे दिया वर्ष में। तो यह समय की बात हुई। अब लास्ट फैक्टर की बात करते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को अपन अमाउंट कहते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं ए से। अब मिश्र धन क्या होता है, देखो मिश्र धन को कुल राशि भी कही जाती है और ये होता क्या है, जो मूलधन होता है उस मूलधन में आप क्या जोड़ दीजिए ब्याज। अगर मूलधन में आपने ब्याज जोड़ दिया तो ये आपका जो कुल राशि बनेगी वो क्या कहलाएगी मिश्र धन। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मान लो आपने 2 वर्ष का ब्याज जोड़ा तो वो 2 वर्ष का मिश्र धन होगा, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि हर वर्ष का मिश्र धन चेंज होता है। क्योंकि जैसे प्रथम वर्ष के द्वितीय वर्ष के मिश्र धन की बात करें तो उसमें 2 वर्ष का ब्याज होगा, 5वें वर्ष के मिश्र धन की बात करें तो उसमें 5 वर्ष का ब्याज होगा। तो ब्याज अलग अलग वर्षों का होगा तो मिश्र धन भी अलग अलग ही होगा। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो आपकी क्या मिली कुल राशि। तो दोस्तों ये जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई है, आगामी जो अपन क्वेश्चंस करेंगे चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितनी भी पजल कैलकुलेशन हो या पजल लैंग्वेज हो, उसको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल शब्दों में तोड़कर आराम से सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन जितने भी मैंने कंसेप्ट आपको बताए वो आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए कि आपसे कोई भी चीज पूछे तो फटाफट आप उसका आंसर निकाल सके। तो ये चीज आप राइट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं साधारण ब्याज के अन्य किसी फैक्टर के बारे में। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूले के, ठीक है। और फॉर्मूले से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं जो एक आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन में, यह आरएस के एग्जाम में पूछा गया था प्री के, ठीक है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया जैसे आपको कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा 100 बटे दर गुणा समय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एग्जाम में दिया गया था कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा दर बटा समय गुणा 100। तीसरा ऑप्शन आपको मिला था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों बताइए कि आप भी यहां से चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फटाफट चेक करिए। दोस्तों लगा होगा कि आपने बिल्कुल चेक कर लिया है।
अब आपकी नजर सीधी और सीधी कौन से ऑप्शन पे जा रही होगी? मैक्सिमम एक क्लास में भी मैंने ये देखा था कि सभी ये बताते हैं कि सर ना तो ये सही है, ना ही ये सही है, ना ही ये सही है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही था? डी ऑप्शन। लेकिन दोस्तों बिल्कुल गलत, ये डी ऑप्शन सही नहीं है। आप यहां से समझिए कि चलो ये तो दो आप ऑप्शन आराम से डिलीट कर सकते हो, लेकिन तीसरे ऑप्शन पे देखिए, सी ऑप्शन पे, कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बट्टे में 100 नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें, साधारण ब्याज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है, लेकिन फिर क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया कि मूलधन राशि है, समय आपका वर्ष में है, और दर किस में होती है? प्रतिशत में होती है। और आप सभी जानते हैं कि जब इसको सोल्व करेंगे तो इस दर की प्रतिशत हटानी पड़ेगी, और दर की प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना लगाएंगे? 100। तो इसका दूसरा फॉर्मूला आप और भी लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर, और बटा कितना? 100। तो दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले राइट है, यहां से ये दोनों ही फॉर्मूले राइट है, बस इसमें मैंने दर प्रतिशत में रख रखी है, यहां से मैंने दर का प्रतिशत हटाकर बटे में कितना लगा दिया? 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन इसकी ट्यूशन सीरीज को। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई है, और इसके आगे वाले जो ट्यूशन सीरीज है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखिए आप लोग है ना इसको समझा होगा अच्छे से, तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाइक डिपेंड करता है आप पर कि वो चीज आपको समझ में आई है कि नहीं है। आप अगर रेस्पॉन्स करेंगे कि नहीं समझ में आ रही है, तो हम अपना एफर्ट्स 100% और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए, ये जो सारी मेहनत है वो आप लोगों के लिए की जा रही है, और आप लोग अगर इसका प्रॉपर रेस्पॉन्स करेंगे, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी आप हमें अगर रेस्पॉन्स करेंगे तो हम उसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना समझेंगे, आगामी कंपटीशन के एग्जाम में आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड और कंसेप्ट बेस आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके एक बार अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।